नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज आपको पुरानी संसद से नई संसद तक का यादगार सफर दिखाएंगे। वो तस्वीरें, वो ऐतिहासिक क्षण जो यादों के एल्बम में कैद हो गए। पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन गए और पूरी दुनिया इन तस्वीरों की गवाह बनी। आज संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही नए संसद भवन में हुई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इसे अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस पर चर्चा होगी। इस पर हमने जानकारियों से भरी हुई एक विशेष कुंजी तैयार की। आज संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी संसद प्रेरणा देती रहेगी और उनकी प्रार्थना और सुझाव है कि भविष्य में पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इसके अलावा सत्ता की वर्कशॉप में आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वैचारिक मरम्मत करेंगे, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानी की हत्या के मामले को उठाकर भारत पर झूठे आरोप लगाए। हालांकि भारत ने जवाब भी उसी अंदाज में दिया है। आज वर्कशॉप में प्लास, हथौड़ा, पाना सारे टूल्स रहेंगे और यह सर्विस थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि ट्रूडो के विचारों का अलाइनमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। एक अपडेट आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 7 दिनों से चल रहा ऑपरेशन आज खत्म हो गया। ऑपरेशन में लश्कर तोयबा आतंकी संगठन के 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें लश्कर कमांडर उजैर खान भी शामिल है। पीएम मोदी ने आज अपना व्हाट्सएप ग्रुप चैनल लॉन्च किया है। इससे वो युवाओं से सीधे जुड़ेंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप सेलिब्रिटीज और लोकप्रिय लोगों को व्हाट्सएप चैनल बनाने की सुविधा देता है। और इसरो ने आदित्य अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से L1 पॉइंट की तरफ भेज दिया है। यहां से स्पेसक्राफ्ट अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा। ये 110 दिन बाद जनवरी 2024 में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। अब वक्त है सत्ता की वर्कशॉप का। जब सवाल देश पर उठने लगे, जब समर्थन देश विरोधी ताकतों का होने लगे, तो वैचारिक मरम्मत करना जरूरी हो जाता है। उसमें भी जब आरोपों के घेरे में किसी देश का प्रधानमंत्री हो, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। सत्ता की वर्कशॉप में चलने से पहले आपको उस नेता का संक्षिप्त परिचय करा देते हैं जो अपनी नीति और नियत को लेकर कटघरे में खड़ा हुआ है। इनका पूरा नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हमेशा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इनका काम है खालिस्तान समर्थकों के वोटों खींचने के लिए भारत विरोधी एजेंडा चलाना। इनके शासनकाल में भारत और कनाडा के संबंधों वाला रिकॉर्ड इतना खराब है कि ये पिछले 8 वर्षों से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार भी कनाडा का दौरा नहीं किया। खैर, इन्होंने रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बनाया है। इन्हें भारत विरोधी पॉलिसी विरासत में मिली है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पर भी खालिस्तान समर्थन के आरोप लगे थे और उस दौरान भारत की सरकार से भी कनाडा के रिश्ते मधुर नहीं थे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देते रहते हैं। ट्रूडो की जुबान पर भारत विरोधी जहर है और ख्यालों में खालिस्तान है। इनकी हरकतों और भारत पर झूठे आरोपों को देखते हुए न्यूज मित्रों की भारी डिमांड पर हमने सत्ता की वर्कशॉप में जस्टिन ट्रूडो के वैचारिक पेंच कसने का फैसला किया है। तो अब बिना वक्त गवाए सत्ता की वर्कशॉप का हम शटर उठाते हैं और उस सब के बीच में आपको बता देते हैं कि आज की इस वर्कशॉप को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे पहलू हैं। जस्टिन ट्रूडो, उनकी वैचारिक मरम्मत तो हम करेंगे, लेकिन आपको आज ये भी पता चलेगा कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में बैठ करके भारत विरोधी साजिशें रचते हैं और वहाँ की सरकार उनको कैसे संरक्षण देती है। तो जैसा कि इस वर्कशॉप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे पास यहाँ तमाम तरीके के औजार मौजूद हैं। हथौड़ा मौजूद है, इसके अलावा पेचकस मौजूद है, प्लास, पाना सब कुछ है। और सत्ता की वर्कशॉप शुरू करने से पहले हर बार की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि औजार हमारे पास हैं तो सही, पेचकस, हथौड़ा सब कुछ, लेकिन हम ये वर्कशॉप जो करते हैं वो अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से, अपने शब्दों के जरिए उन लोगों की वैचारिक मरम्मत करते हैं जो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। तो सत्ता की वर्कशॉप खुल चुकी है। हमारे पास ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। पेचकस है, प्लास है, पाना है, हथौड़ा, सब कुछ मौजूद है। आरोप बेहद गंभीर हैं,
लिहाजा आज सारे टूल्स के इस्तेमाल का दिन है। जनरली जब हम सत्ता की वर्कशॉप करते हैं तो किसी एक औजार को ले लेते हैं, या तो पेचकस ले लेते हैं, हथौड़ा ले लेते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, इसलिए आज इन सब का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारे पास पेचकस है। इससे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम के पेंच कसेंगे, जो चंद वोट और सत्ता की चाहत में खालिस्तानी एजेंडे की दिशा में फिट हो गए हैं। हमारे पास प्लास भी है। इससे ट्रूडो के खालिस्तानियों के संरक्षण वाले विचारों को लाइन पर लाएंगे और ये बताएंगे कि खालिस्तान समर्थकों के संरक्षण का अंजाम क्या हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, हथौड़ा। हमारे पास हथौड़ा ये है, जस्टिन ट्रूडो के जो खालिस्तानी झूठ है उससे सच के हथौड़े से चोट करेंगे, ताकि ट्रूडो के झूठे दावों की पोल खुले और उनका भारत विरोधी प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने आए। पाना भी है हमारे पास। कुछ ऐतिहासिक सबूतों वाले पाने से ट्रूडो की सोच को आज हम टाइट करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वैचारिक मरम्मत की आज हमें यहां पर जरूरत पड़ी है, और इसके लिए आज हमें क्यों सत्ता की वर्कशॉप को खोलना पड़ा है। हथौड़ा, पेचकस, पाना, प्लास का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा है। वैसे तो ट्रूडो हमेशा से भारत विरोधी राग अलापते रहे हैं, लेकिन G20 समिट में शामिल होने के बाद से उनके इस रुख में और भी बदलाव देखने को मिला है। ये तब देखने को मिला जब कनाडा की संसद में उन्होंने भारत पर झूठे आरोप लगाए। कनाडा ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा, कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये भी कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के आरोपों की जांच कर रही हैं। आप पहले जस्टिन ट्रूडो के आधारहीन, सबूत विहीन, सच रहित पूरे बयान को सुन लीजिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. तो सत्ता में ट्रूडो की वैचारिक मरम्मत तो हम तसल्ली बख्श तरीके से कर ही रहे हैं। भारत सरकार पहले से ही कनाडा के प्रधानमंत्री को लाइन पर लाने के लिए कूटनीतिक मरम्मत कर चुकी है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट ओलिवियर सिल्वेस्टर को तलब किया गया और सिर्फ 4 मिनट के अंदर यह संदेश दे दिया गया कि अगले 5 दिनों में देश छोड़ दें। वहीं दूसरी ओर कनाडा के पीएम के आरोपों का साफ साफ जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सामने भी ये बात रखी थी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। इस तरीके के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई और यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। कनाडा के प्रोपेगेंडा और भारत के सख्त एक्शन को लेकर हर तरफ से ट्रूडो पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ सेकंड की न्यूज डील में देखिए कैसे यह मामला अब बहुत गंभीर रूप ले चुका है। कनाडा की कूटनीतिक मरम्मत की अब नौबत आ गई। We will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada.
में ये पछताएंगे तो उनको लगेगा कि कहीं गलत हुआ है, ये इलेक्शन के बाद में हो, इलेक्शन से पहले हो, क्योंकि वोट चाहिए। तुम जो मन में आया करो, मारो धाड़ो, हम हिंदुस्तानी डिप्लोमेट को निकाल देंगे। गलत किया है बहुत। ये सिर्फ इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हुए इनको ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रही है कि अपना इंटरनेशनल रिलेशंस ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और इस तरीके के आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना ऐसे एलिमेंट्स को लेकर के जो हमारे देश में उत्पाद मचा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात के ऊपर अपना पक्ष जो है वो झूठ के जो एलिगेशन उन्होंने इंडिया के ऊपर लगाने की कोशिश की है, उससे इंडिया की अपनी रेपुटेशन का भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कनाडा ने भारत ने जो ट्रेड का ये एग्रीमेंट की वार्ता को रोका है, उसके रिस्पांस में ये भारत के खिलाफ कदम उठाया। कनाडा इस मुद्दे को बेवजह बेबुनियाद दुनिया में फैला रहा है, बल्कि इसका तो हमें संज्ञान और भी लेना चाहिए। तो जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम को लेकर हमने एक खास कुंडली तैयार की है, जिसमें 3 सबूत के साथ ट्रूडो की भारत विरोधी गतिविधियों को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले उसकी चर्चा करते हैं जिसके प्रेम में जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा ले रहे हैं, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद से झूठे आरोप लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, वो कुख्यात आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF का सरगना था। भारत के 40 टॉप आतंकवादियों की सूची में शामिल था। कनाडा में बैठकर आतंकी संगठन KTF को ऑपरेट कर रहा था। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में उसकी भूमिका थी। पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े कई केसों में निज्जर और उसके संगठन का नाम सामने आया था। इसके बाद ही उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया। NIA निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। KTF का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक समर्थन कर रही है। NIA ने जुलाई 2022 में हरदीप सिंह निज्जर को भगोड़ा घोषित किया था। आपको बता दें, KTF के सदस्यों ने ही साल 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। साल 1992 में कनाडा चला गया था। उसके बाद वो कभी वापस गांव नहीं आया। 3 साल पहले उसका पूरा परिवार भी कनाडा में बस गया। सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके बाद निज्जर की जालंधर के भारसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर ली गई थी। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने उसको गोली मार दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली कमेटी का प्रधान भी था। जो निज्जर इतना खूंखार था, जो खालिस्तानी आतंकी इस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल रहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के लिए प्रेम दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें। सवाल है कैसे? ट्रूडो की खालिस्तानी गतिविधियों वाली पूरी लिस्ट हमारे पास है। जून 2017 में जब खालिस्तानियों ने खालसा डे परेड का आयोजन किया था, उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उस परेड में हिस्सा लिया था। उस परेड में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले को हीरो के रूप में पेश किया गया था। वहीं जनवरी 2018 में जब कनाडा के 16 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब भी ट्रूडो सरकार की तरफ से एक बयान भी जारी नहीं किया गया था। इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताकर रफा दफा कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2021 में जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी जस्टिन ट्रूडो ने भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने का दुस्साहस किया था और प्रोपोगेंडा भी चलाया था। जब विरोध का स्वर पीढ़ी दर पीढ़ी तेज होता जाए तो वैचारिक मरम्मत और ज्यादा जरूरी हो जाती है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम वैचारिक मरम्मत कर रहे हैं तो हमारी वर्कशॉप में हमने वैसे अपने पास कई औजार रखे हुए हैं और इन औजारों को हम अपने शब्दों तर्कों के साथ जोड़ करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ प्रतीक के तौर पर हथौड़ा है या फिर पेचकस है या प्लास है या पाना है, लेकिन हम अपने शब्दों को ही ऐसा हथौड़ा बना लेते हैं, अपने तर्कों को ऐसा पेचकस बना लेते हैं, जिससे कि जिसकी वैचारिक मरम्मत कर रहे हैं वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए।
जस्टिन ट्रूडो के पिता के भारत को लेकर ख्यालात इसी तरीके के रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरो ट्रूडो साल 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त उन पर भी तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था और उस वक्त भी दोनों देशों के संबंध बिगड़े थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलिस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कैसे पियर ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों को सींचने का काम किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 1980 के दशक में अलग सिख राज्य की मांग को लेकर खालिस्तान आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने और भारतीय लोगों को टारगेट किए जाने का विरोध जताते हुए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से इसकी शिकायत की थी। लेकिन पियर ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की बात को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। बाद में इस ढील का सबसे खौफनाक अंजाम यह हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर उसे उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हो गई। जस्टिन ट्रूडो जब से कनाडा की सत्ता में आए हैं वो विवादों में रहे हैं, खास तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर के। जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी, राजनीतिक फैसले, सब कुछ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलते जुलते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके सबूत कनाडा के नेता ही देंगे। लेकिन इमरान खान से इनके विचार कैसे मिलते हैं, जरा ये देख लीजिए। ट्रूडो भी इमरान खान की तरह ही राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए पीएम मोदी का नाम लेकर हमला करते हैं। इमरान खान पीएम रहते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों पर कार्रवाई उन्होंने नहीं की। जस्टिन ट्रूडो इस वक्त, जैसा कि हमने आपको बताया और दिखाया, खालिस्तानियों के साथ वही कर रहे हैं। इमरान खान भी बिना सबूत झूठे आरोप लगाते थे। जस्टिन ट्रूडो भी सोचे समझे बिना, सबूत के बिना झूठे आरोप लगाते हैं। इमरान खान ने घरेलू राजनीति के दबाव में विदेश नीति तय की, ट्रूडो भी घरेलू राजनीति के दबाव में विदेश नीति तय कर रहे हैं। दोनों के वैचारिक कनेक्शन वाली छोटी सी झलक भी इनके बयानों में आप देख लीजिए। Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. नरेंद्र मोदी, ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। मोदी, इस गलत फहमी में ना रहना। तो इन दोनों के बयानों को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को सिर्फ इस हथौड़े की नहीं, बल्कि ये जो बड़ी वाले हम पाना लेकर चलते हैं, इस तरीके के हमारे जो शब्दों के औजार हैं, उनसे मरम्मत की ज़रूरत होगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितने ही वैचारिक तौर पर मरम्मत कर लें, लेकिन उन्हें सुधरने में वक्त लगता है। वैसे वैचारिक मरम्मत की ज़रूरत सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को ही नहीं है। आज पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत होगी। आज सत्ता की वर्कशॉप में बिलावल भुट्टो की सोच को भी रिपेयर वर्क की जरूरत है। इसके लिए प्लास और पाना भी हमारे पास तैयार है, लेकिन आज वर्कशॉप खाली नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनका नंबर भी आएगा। फिलहाल आप बिलावल भुट्टो का बयान सुन लीजिए और फिर आप महसूस कीजिए कि बिलावल को शायद जस्टिन ट्रूडो से भी ज्यादा वर्कशॉप में ला करके वैचारिक मरम्मत करने की जरूरत है। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज़ बिकम अ रोग हिंदुत्व टेररिस्ट स्टेट। वैसे एक सच ये भी है कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, जब आप गाड़ियों की वर्कशॉप में जाते हैं, उस पर कितने ही आप पेच टाइट कर लीजिए, कितने ही उसमें तमाम हथियार इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो गाड़ियां बेकार हो जाती हैं, उनकी कबाड़ वाली स्थिति हो जाती है। और पाकिस्तान की स्थिति भी लगभग वैसी ही हो चुकी है।
जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक समझ इमरान खान जैसी जरूर है, लेकिन चीन के साथ रिश्तों को लेकर मामला थोड़ा अलग है। जिस तरह भारत ने कनाडा के पीएम की वैचारिक मरम्मत की है, ठीक उसी तरीके से चीन भी कनाडा की मरम्मत कर चुका है, वो भी तसल्ली से। वैसे चीन की नीति और नीयत भी भारत के खिलाफ रही है, लेकिन जब किसी के राजनीतिक ज्ञान का पेंच ही ढीला हो तो मरम्मत कोई भी कर सकता है। चीन ने कैसे कनाडा के पीएम की मरम्मत की थी, ये भी देख लीजिए। 而且我们也不是那样尽所有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通。否则这个结果就不好说了。 In Canada, we believe in free and open and frank dialogue, and is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. 创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好。 और सत्ता की वर्कशॉप में अब वक्त है मरम्मत के बाद 3 मैसेज की डिलीवरी का। मैसेज नंबर 1, जो भारत को खंड खंड करने का इरादा रखते हैं उनके लिए भारत की अखंड नीति है, जैसे को तैसा। नंबर 2, भारत का प्रण है देश को बांटने वाला या उनका समर्थन करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। ट्रूडो सोच रहे थे वो भारत को दिक्कत की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन भारत के तेवर ऐसे हैं कि कूटनीतिक दिक्कत खुद समेत पूरे सूद समेत उनको वापस कर दी गई। और मैसेज नंबर 3, खालिस्तानियों का ख्वाब भारत में तो पूरा नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है, लेकिन कनाडा में खालिस्तानियों की गतिविधियां देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग कनाडा की पूरी सत्ता पर ही कब्जा कर लेंगे। वो दिन ऐसा होगा जब जस्टिन ट्रूडो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसा कि आपसे बार बार कहते हैं कि जब जब ऐसे लोग जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं, प्रोपोगेंडा बनाते हैं, उन्हें हम सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आते हैं। और आज जस्टिन ट्रूडो को इस सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। सत्ता में अब बात भारतीय संविधान की, सत्ता के नए केंद्र की, नए संसद भवन की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज भारत के सांसद नए संसद भवन में प्रवेश कर गए। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ये यात्रा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व थी। इस छोटी सी यात्रा की तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए 140 करोड़ भारतीयों की यादों की लाइब्रेरी में सेव हो गई। भारत के इतिहास में आज का दिन अमर माना जाएगा, क्योंकि भारत ने आज 2 इतिहास एक साथ बनते हुए देखे। एक तरफ नए संसद भवन का श्री गणेश हुआ, तो दूसरी तरफ बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया, उसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। नए संसद भवन में प्रवेश पर हमने सत्ता की एक ऐतिहासिक कुंजी तैयार की है। इसमें नए संसद भवन पर बहुत सी जानकारियां होंगी, लेकिन पहले बात करेंगे उस महिला आरक्षण बिल की जो दशकों से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और अब उम्मीद है कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा, इस आरक्षण पर कानून बन जाएगा। आज जैसे ही नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण पर पहले भी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए उन्हें चुना है। एक बार पहले पीएम मोदी ने क्या कहा वो सुन लेते हैं, फिर महिला आरक्षण बिल के डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला बिल पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल बताया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले
द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यह बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए हम अपने न्यूज मित्रों से कहेंगे कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, आप आसानी से सारी बात समझ पाएं, इसलिए हमने इसे सवाल जवाब के फॉर्मेट में बनाया। सबसे पहले समझिए कि इस बिल का नाम क्या है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। दूसरा सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से होगा क्या। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। तीसरा सवाल, क्या महिला आरक्षण बिल केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। हाँ, दिल्ली समेत हर केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां महिला आरक्षण लागू होगा। क्या राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा या नहीं होगा। नहीं, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण नहीं होगा। क्या महिला आरक्षण बिल हर कैटेगरी में लागू होगा। हाँ, इसमें कोटा के अंदर कोटा का प्रावधान होगा, जैसे SC ST की कुल आरक्षित सीट के अंदर भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में कितनी महिला चुनकर आएंगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक लोकसभा में लगभग 181 महिला सदस्य हो जाएंगी। क्या महिलाएं आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों से चुनाव लड़ पाएंगी। हाँ, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। महिला आरक्षण कब तक लागू रहेगा। 15 साल तक। 15 साल के बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए फिर से दोनों सदनों में बिल पास कराना होगा। क्या महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन भी करना होगा। बिल्कुल हाँ, 128वां संविधान संशोधन इसके लिए करना होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कब से लागू होगा। अभी इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन यह परिसीमन के बाद ही लागू होगा। नए संसद भवन के लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश उसमें हो चुका है। महिलाओं को 33% मिलने की शुरुआत अब लगभग शुरू हुई है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प लड़ाई क्रेडिट लेने की है। कल रात में जैसे ही यह खबर आई कि महिला आरक्षण बिल पेश होगा, रात में नींद आने से पहले ही राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने अपने नेताओं को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसका क्रेडिट राजीव गांधी को दिया। उन्होंने 2 ऐसे दावे किए जिस पर नए संसद भवन में लोकसभा के पहले दिन की कार्यवाही में हंगामा हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि राजीव गांधी के समय महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका था। दूसरा दावा उन्होंने यह किया कि यूपीए सरकार में राज्यसभा में पास महिला आरक्षण बिल अब तक जीवित है। उनके इन 2 दावों पर हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह खुद खड़े हुए और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के दावे को गलत कहा। यह भी कहा कि अगर इन दावों पर उनके पास सबूत हैं तो इसे दिखाएं या फिर अपनी बात वापस लें। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट केवल। लोकसभा में हुए इस हंगामे से पहले भी क्रेडिट लेने की कोशिश हुई। आज सुबह सबसे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीडिया से कहा कि यह उनका अपना बिल है, जबकि बीजेपी इसे अपना बिल बता रही है। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं में क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई। हम इस बिल को
कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लगता है कि चुनावी दावपेच है तो चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? तो क्या विपक्ष भी चुनावी नौटंकी कर रहा था? और विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होमोपेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। महिला आरक्षण पर आज एक शुरुआत तो हो गई, पर इसके जमीन पर उतरने में अभी काफी वक्त है। लेकिन नए संसद भवन में प्रवेश की तारीख आज ही तय थी। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज देश को नया संसद भवन मिल गया। आज सुबह सबसे पहले संसद के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सबसे पुराने सांसदों और नेता विपक्ष ने अपनी बात रखी। इसके बाद एक ग्रुप फोटो भी हुआ। ये तस्वीर काफी यादगार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली पंक्ति में बैठे थे तो राहुल गांधी आखिरी पंक्ति से ठीक पहले खड़े हुए थे। जगह कम थी, लेकिन सारे सांसद फ्रेम में दिखाई दे रहे थे। आज की ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए देश की स्मृतियों वाली लाइब्रेरी में रहेगी। I entered Parliament at the age of 32. New building of Parliament, a testament to dawn of Atmanirbhar Bharat. Has witnessed the evolution of our parliamentary democracy over the past 75 years. हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। देखिए, आज सत्ता का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।